नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए वो छात्रों, युवाओं और रोजगार का होना चाहिए। बहुत सारे युवा हैं इस देश में जिनके पास डिग्री है, मेहनत भी कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन कभी रिजल्ट देर है, कभी रिजल्ट में गड़बड़ी है, कभी क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी है, और नौकरी जो है वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर अटकी हुई। और इसलिए आपने गौर किया होगा कि हाल ही में ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, मोदी रोजगार दो। अब ये ट्रेंड क्यों था, कैसे इस पर मोदी सरकार काम कर सकती है, कोई भी सरकार काम कर सकती है, क्योंकि मैं मानता हूं कि युवाओं से जुड़ा मसला, नौकरी से जुड़ा मसला किसी एक नेता पार्टी का नहीं होता, देश का मुद्दा होता है। तो उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खुद एक शिक्षक मौजूद है, अभिनय शर्मा, जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया, उस ट्रेंड को एक तरीके से आगे लाने में योगदान दिया, युवाओं को बोला कि आइए हम चर्चा करते हैं, सरकार से कहते हैं कि इस पर काम होना चाहिए। अभिनय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सुशांत जी। देखिए, आपको मैं भी सर ही बुलाऊंगा क्योंकि टीचर तो सबका टीचर ही होता है फिर। तो सर ये बताइए कि ये आपको क्यों लगा कि रोजगार की बात करनी चाहिए और ये मोदी रोजगार दो ट्रेंड कराना चाहिए या हैशटैग लाना चाहिए, ये कब और क्यों लगा? देखिए, मैंने सन 2018 में पहली बार वीडियो बनाया था, जब 2017 के पेपर में नकल हुई। नकल के बाद प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने कहा कि हम सीबीआई जांच कराएंगे, और वो मामला 2 साल तक फंसा रहा। तब मैंने पहला वीडियो बनाया था बेरोजगारी पे ही, आज भी वो यूट्यूब पे है। उस वक्त भी लोगों ने कहा, अरे नहीं, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, अभी तो सरकार को 4 ही साल हुए, आपको इंतजार करना चाहिए। 3 साल हुए थे उस वक्त। फिर जब 4 साल हो गए, फिर मैंने 1 साल बाद वीडियो जारी किया कि बेरोजगारी पे अभी भी कम नहीं हुई, अभी भी रोजगार पे चर्चा नहीं हो रही। अब फिर से चुनाव आ रहा है, तो हम सब मोदी जी को वोट देंगे, क्योंकि वो उन्होंने और क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जो भी 2-4 क्षेत्र थे जिनमें उन्होंने अच्छा काम किया था। बट वो चुनाव से पहले ही रोजगार पे बात करें। लेकिन उस वक्त भी कोई बात नहीं हुई। वो वीडियो यूट्यूब पे 3 नंबर पे ट्रेंड हुआ लगातार 2 दिनों तक। उसके बावजूद भी रोजगार पे बात नहीं हुई। अब तो हमारे वीडियो ट्रेंड होना बंद हो गए हैं, जब से हमने मुद्दे को बहुत उठाया। अभी हमने 6 महीने पहले उठाया। मैं आपको बारीक बारीक से सारी बातें बताऊंगा। जो लोग आज ये कहते हैं कि इतनी गुस्सा आपके अंदर क्यों है, आप और हम जब बचपन में पढ़ते थे तो हमें एप्लीकेशन लिखने के लिए आया करता था, लेटर लिखने के लिए। तो हमें लास्ट में लिखा जाता था कि आपको अपना नाम नहीं लिखना होता था ना, कि आपको अपना ऐसे लिखना है, नाम XYZ, ठीक है। पहले ये एसएससी में नहीं था, आप अपना नाम लास्ट में नहीं लिख सकते थे, बट एड्रेस में लिख सकते थे। अचानक से पेपर में जब बच्चा जाता है तो ये एक नोटिफिकेशन अलग से ऐड कर देते हैं कि अब आपको कहीं भी नाम यूज नहीं करना, कोई भी वास्तविक या इमेजिनरी नाम यूज नहीं करना। जबकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इमेजिनरी नाम यूज हो सकता है। ये बात आज से 8-9 महीने पहले की है। तो इन्होंने इमेजिनरी नाम वाली बात दी। बच्चा जब पेपर देने जाता है तो पूरा एडमिट कार्ड नहीं पढ़ता, उस पे 36 चीजें होती हैं, उसने नहीं पढ़ा, और इन्होंने 4000 बच्चों को एग्जाम से बाहर कर दिया। आप हंसेंगे ये सोच के कि इन्होंने किन किन लोगों को बाहर कर दिया। जैसे हम जब लेटर लिखते हैं तो ये कहते हैं कि छोटों को आशीष, आशीष मतलब होता है आशीर्वाद। तो जिस बंदे ने आशीष लिखा, इन्होंने गोल किया और उसको 0 मार्क्स दे दिया। मेरा जैसे छोटे भाई के लिए लेटर आया तो मैं लिखूंगा प्रिय अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, क्योंकि हमारे देश में जो नाम है उनका कुछ ना कुछ मतलब है। अगर मैं एक लेटर लिखने लगूं तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाम आ जाएंगे। और उस बेसिस पे इन्होंने 4000 उन लोगों को बाहर किया जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, Tier 1 Tier 2 क्लियर कर चुके थे। उसके बाद तब मैंने मैंने ये एग्जाम्पल एक देखा वीडियो सर, बनाया। कुछ कुछ एक छात्र कह रहे थे कि उन्होंने शायद ये लिख दिया कि हाउस नंबर ABC, तो उस पर भी उसको 0 मार्क्स दे दिए, हटा दिया। हाँ, इन्होंने फिर उस वक्त भी मैं सामने आया, मैंने वीडियो बनाया, सरकार को बोला कि आप एसएससी को इस बात के लिए कहिए। फिर एसएससी ये जारी करती है कि ठीक है, इस बार हम माफी दे रहे हैं, आगे से आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। सोचिए, उन्होंने बहुत मुश्किल से कई वीडियो जारी करने पड़े, ट्विटर पे ट्रेंड कराना पड़ा, तब जाके ये बात आई। उस वक्त मैं विद्यार्थियों के साथ खड़ा था, क्योंकि बच्चा जो हमसे पढ़ता है वो हमें आके अपनी समस्या बताता है। लोग ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, हमसे ज्यादा ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि हम 24 घंटे उनके साथ रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं फोन पे। पहली बात। दूसरी शिकायत सबको ये है कि भाई मोदी जी ही रोजगार क्यों दो। ये बहुत आ रहा है, मैं इसको कहीं भी क्लियर नहीं कर पाया, लेकिन अभी आपके चैनल के माध्यम से क्लियर अच्छा, करना सर एक चाहता काम करते हैं, आप जरूर ये बोलिएगा कि मोदी जी ही रोजगार दे, आपने ये क्यों कहा, मैं इस पर आऊंगा। थोड़ा थोड़ा इसको साइड हूँ। करते हैं, क्योंकि मैं ठीक है, हमेशा ठीक है। मानता हूं अभिनय सर कि कोई भी नेता, एक नरेंद्र मोदी या एक राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं।
इंपॉर्टेंट हमेशा देश है। और देखिए आपने जो कहा कि आप टीचर से ज्यादा छात्रों से कोई नहीं जुड़ा रहता, इसलिए मैंने आज आपको बुलाया कि मोदी रोजगार दो हैशटैग ट्रेंड हो, या चूंकि राजस्थान में भी बेरोजगार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, तो गहलोत रोजगार दो ट्रेंड करे, या फिर यूपी में योगी करे, या कहीं और छत्तीसगढ़ में कुछ और करे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि हम कैसे सिस्टम सुधारें ताकि आने वाले वक्त में किसी को अभिनय सर की इस ट्रेंड की जरूरत ना पड़े, या किसी सुशांत सिन्हा को ऐसा लाइव शो ना करना पड़े, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं या फिर हमें मोदी जी से रोजगार ना मांगना पड़े, हाँ किसी से भी ना मांगना पड़े, हमें मोदी जी से रोजगार ना मांगना पड़े। यही हमारी भी मांग है कि एक ऐसा सिस्टम बन जाए जो रोजगारी के प्रति जिसका दायित्व हो, हम उससे कह सकें। बट ये ट्रेंड सुशांत जी मैंने नहीं चलाया, ये मोदी जी ने चलाया। हर चुनाव में अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, उन्होंने अपने नाम को इतना बड़ा कर दिया कि मजबूरन आज ये बात उनसे कहनी पड़ रही है। राजनाथ सिंह भी तो अपनी चुनावी रैली में मोदी जी का ही नाम ले रहे हैं। जब सब मोदी जी की कह रहे थे तो हमने मोदी जी से रोजगार मांग के कहाँ गलती कर दी, आप बताइए। उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए वो देश के प्रधानमंत्री हैं और मांगना भी चाहिए, क्यों नहीं मांगना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसी को कोई शिकायत होगी, आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ने आते होंगे, उनको आपके अलावा जो टीचर पढ़ाते हैं, किसी से कोई दिक्कत होगी तो आपको ही आकर बोलेंगे कि सर आपके इंस्टीट्यूट में आए तो ये दिक्कत होगी। तो इसलिए इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें कोई मोदी के प्रशंसक या उनके विरोधी होने का मसला नहीं है, देश के युवाओं का मसला है, इसलिए हमको चर्चा करनी चाहिए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं सर कि पहले हम इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि हम एसएससी का जो सिस्टम चल रहा है, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और जिनके बच्चे मान लीजिए एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं। देखिए एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो सरकारी नौकरियों में जो भर्तियां होती हैं बी और सी ग्रेड की, उसके लिए एग्जामिनेशन लेता है अलग अलग। उसमें जो है 2 साल 3 साल की जो देरी चल रही है, या जो सर अभी अभिनय सर बता रहे थे कि उन्होंने इमेजिनरी सिस्टम ला दिया ताकि आप जो है वो किसी का नाम ना लिखें और छात्रों को पता नहीं था तो गड़बड़ी हो गई, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि वो सुधार दिया एसएससी ने, इस बार के लिए माफ कर दिया, ठीक है। और जो मैंने ये भी देखा सर कि जो 3 डेट्स पर एग्जाम हुए थे उसमें एक डेट पर कहा गया कि क्वेश्चन पेपर शायद ज्यादा आसान था तो उनके मार्क्स कम कर दिए, कुछ के बढ़ा दिए। तो मैंने आज दिन में भी वीडियो किया था, मैंने कहा कि इसमें छात्र की क्या गलती अगर आपने आसान पेपर सेट किया। मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा ये बात। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक रेस रखी, 2 तरीके से हमने एक रेस रखी और हमने एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दी। एक बंदे ने टाइम लिमिट में क्या किया, 198 मीटर चला, एक 150 चल पाया, एक 140 चल पाया। हमने सेम टाइम लिमिट दिया तो हम 198 वाले को मान लेंगे कि ऊपर है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक रीजन की वजह से हम ये कहते हैं कि उसका एक, हमने क्या किया, 3 शिफ्टों में लोगों को भगाया। एक में सबसे ज्यादा भागने वाला बंदा 140 था, 200 मीटर की रेस थी, ठीक है। एक में सबसे ज्यादा भागने वाला बंदा 140 था, दूसरे में 160 था और तीसरे में 190 था और 200 मीटर की रेस थी। तो अगर यहाँ पे 190 और 160 और 140 वाले को बराबर कर लिया जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टारगेट तो किसी ने नहीं छुआ, ठीक है। तो आप 190 वाले को कम करेंगे, थोड़ा सा 140 वाले को बढ़ाएंगे, सारे टॉपर्स को इक्वल कर लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन, मोटा मोटा समझा रहा हूं मैं आपको। लेकिन एक बंदा जिसने, आपने क्या किया कि एक को जाड़ों में दौड़ाया था जिससे सांस ना फूले और जल्दी लोग दौड़ गए थे, उसमें अगर एक बंदा 200 मीटर दौड़ लेता है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हो? मुद्दा यहाँ ये है। अगर वो 190 दौड़ा तो आप कम कर लो क्योंकि टारगेट उसने अचीव नहीं किया, क्योंकि 200 वाले का भी ये पता नहीं है कि वो और कितना आगे तक जाता। क्या पता उसका टारगेट, आपका टारगेट उसके लिए छोटा हो। या इशू ये आ रहा है कि एक पेपर आपने इतना सरल बना दिया जहां पे बच्चा 100% स्कोर कर लेता है, तो आप उसको किसी भी नॉर्मलाइजेशन के तहत कम करने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि उसका टैलेंट पता ही नहीं चल पाया। मानते हैं आप इस बात को या नहीं? ये इशू हुआ है नॉर्मलाइजेशन वाले मामले में। अभिनय सर मुझे एक चीज बताइए, ये जो एसएससी के क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं ये कौन करता है? देखिए मेरे को तो ये पूरा प्रोसेस पता है, क्योंकि 2017 वाले प्रोटेस्ट में मैं था और 1 साल तक मैंने सीबीआई के चक्कर लगाए, तो लगभग सारी बातें पता है। 1 साल तक मैं सीबीआई को प्रूफ देता रहा कि 2017 में नकल हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, तस्वीर सबके सामने है, ठीक है। 1 साल में परेशान रहा हूँ, पूरा मैंने सफर किया। सब कुछ मेरा आज भी जमा है, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। लैपटॉप, आईपैड, फोन सब जमा है, ठीक है। उन सबूतों के मामले में कि तब वो केस जाएगा जिसका आज तक अभी कोई निपटारा नहीं हुआ। तब हमें ये पता चला कि 2017 में पेपर बहुत कठिन आ गया था। देखिए जब क्राइम कब बढ़ता है, जब चीजों की अवेलेबिलिटी कम हो जाए। जब पेपर इतना कठिन आ गया जो कि विद्यार्थियों की बस की बात नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सॉल्वर्स की हेल्प लेना शुरू की, वहां से क्राइम जनरेट हुआ। आज जो बच्चे
पैसे देके नौकरी मांग रहे हैं वो हैं जो ये समझ चुके हैं कि पढ़ लिख के नौकरी नहीं मिलती। तो क्राइम जनरेट करने के लिए भी सरकार जिम्मेदार है, ना कि बच्चा। उसको मजबूर किया जा रहा है। बिहार में शराब नहीं मिलती, लोग ब्लैक में ले रहे हैं। ये मैंने एग्जांपल लिया है कि नौकरियां इतनी कम हो गई कि वो ब्लैक में मिलने लगी और नौकरियों में इतनी धांधलेबाजी होने लगी। जहां पहले नॉर्मली नौकरी 20,000 वैकेंसी चलती थी तो आदमी सोचता था कि 20,000 बच्चा अपना स्थान बना लेता था वहां पे। तो जो पेपर 2017 में सुनने में आया कि कैट वाले लोगों ने बना दिया, अब आप बताइए एसएससी का पेपर आप कैट वाले लोगों से बनवा रहे हैं और मामला कितना बिगड़ गया, 2.5 साल तक चला। उसके से पहले एसएससी क्या करता था, अपनी ही टीम से पेपर बनवाया करता था। अब फिर से वही हो रहा है कि वो अपनी टीम से ही बनवा रहे हैं, बट उन्होंने अपनी टीम को अपडेट नहीं किया। जो पेपर का स्तर 13 में था, जो 14 में था, वही चल रहा है। बहुत कम चेंजेस, वो तो टीसीएस आ गई है तो थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, अदरवाइज नहीं हो रहे। दूसरी दिक्कत नहीं, कि तो जैसे ये आज कौन से पेपर लोग हुआ, हैं सर? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कौन से लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर मुझे 3 दिन परीक्षा लेनी है तो तीनों दिन का पेपर जो है वो कम से कम टफ होने के हिसाब से एक लेवल का होना चाहिए। ये इतना भी नहीं बना नहीं नहीं पा रहे सर, तो ये क्यों बैठे? नहीं सर, इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते, उसमें कमीशन का अच्छा, दोष नहीं है। एक्चुअली 4 टीमें पेपर बनाती हैं। मैंने एक टीम से कहा ठीक है। 3 पेपर बना दो, उसने एक लेवल के बना दिए। मैंने दूसरी टीम से हम्म, कहा 3 पेपर बना दो, उसने आसान लेवल का बना दिए तीनों। अब 2 हमने ठीक वहां है। से उठा लिए और एक हमने वहां से उठा लिया। ये दिक्कत ही है, क्योंकि हम किसी हम्म, को पहले पता नहीं होता कि जो पेपर बना रहा है उसी का पेपर सेलेक्ट होगा या किसी और का। अब ओके। इसके लिए क्या करना चाहिए कि एसएससी को देखना चाहिए कि इन पेपरों का लेवल एक है या नहीं। इसमें फिर एसएससी की टीम काम करे कि आपने पेपर बनवा के तो मंगवा लिया, अब आपकी टीम में डिसाइड करेगी कि पेपर का लेवल क्या है, या फिर आप एक ही बंदे के पेपर सेलेक्ट कर लो सर। तो यही गड़बड़ हम्म। यहाँ पे हो रही है। तो इसको और ये कैसे प्री सुधार में सकते भी हैं? आप है, कह रहे हैं एसएससी के लोग तो कर सकते हैं ना सर, जो लास्ट में पेपर को वो लोग भी फाइनल कर कर रहे हैं सकते वो हैं। तो और वो कर अगर सकते हैं कि एक हाँ ही, भाई लेवल ठीक अगर होना वो, चाहिए तीनों का। बिल्कुल नहीं, और एक दिन में पेपर कराना, 1 लाख लोगों का पेपर हम एक दिन में करा सकते हैं, जिससे ये इश्यू ही ना आए कि पेपर का एक लेवल रहे। ये पता है हम्म। प्री के पेपर में क्या होता है, जैसे 25 सवाल आए तो वो 15 फिर अगली शिफ्ट में एज इट इज आ जाते हैं, बस वैल्यू चेंज करके। तो सोचिए जो बच्चा पहले वाला है वो तो सफर कर रहा है, दूसरे वाले को उसका फायदा मिल रहा है, तीसरे वाले को और फायदा मिल रहा है। 18-18 दिन तक एग्जाम चल रहा है। अभी आपको पता होगा इन्होंने सीईटी लाने की बात की है, जिसमें रेलवे एसएससी सबको कंबाइंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं साल में 2 बार एग्जाम कराएंगे। हमें सबको मजाक लग रहा है ये। आप रेलवे का फॉर्म 2.5 साल पहले भरा के बच्चों से 600-700 फीस लेके कह रहे थे कि पेपर के बाद 400 लौटा देंगे। 6 महीने पहले इसके लिए कैंपेन चलाना पड़ा कि रेलवे एग्जाम लो, और अब एग्जाम शुरू हुआ है दिसंबर में, अप्रैल तक चलेगा। 4 महीने तक प्री का एग्जाम चल रहा है। क्या तो निरस्ता हो जा रही है बच्चों के मन में कि 4 महीने तक प्री का एग्जाम चल रहा है, रेलवे का याल, और अभी अच्छा पैसे नहीं अभिनय सर लौटाए एक हैं। चीज समझाइए सर, एक चीज समझाइए, ये एग्जाम लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? एग्जाम लेने में इतनी देरी क्योंकि ये देखिए, हर सारा काम क्या है कि हम भी अपने जीवन में कुछ टाइम देरी से करते हैं, कुछ काम कुछ तुरंत कर लेते हैं, होता है कि नहीं होता। तो सारी चीजें प्रायोरिटी बेस्ड होती हैं। इस चीज को प्रायोरिटी दी नहीं जा रही, इनके पास लोगों की भी कमी है, इनके पास प्रॉपर टीम नहीं है। एक वजह तो इसकी यही है सबसे बड़ी, तो कि ये मतलब प्रायोरिटी नहीं है इनके लिए इन कामों की। जबकि टीसीएस आ गई थी, इनको बोलना चाहिए था कि तुम तो एक दिन में कैंपस सिलेक्शन करा देते हो 1,500 बच्चों का, और तुम अब सही 10 बात है। दिन में हमें रिजल्ट नहीं दे पा रहे, 12 दिन में रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो जब ये टेंडर भी दे रहे हैं तो अगर ये ऐसी कंडीशन रखें, ये उनपे सोचें, मतलब सच मायनों में तो ये कि ये उस पर सोच नहीं रहे, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे, इस पर उनका कोई ध्यान नहीं है, बस यही है। कोई बहुत बड़ी खास वजह नहीं है। मतलब इस हम इसीलिए तो ये ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं कि अगर थोड़े से ध्यान ये दे दें तो सारी चीजें बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। कोई उतना नहीं बड़ा लेकिन देखिए रोजगार तो बहुत बड़ा एक मुद्दा चीज है। इसमें मैं, ये एक चीज मैं कहूंगा सर कि जब आप खुद कह रहे हैं कि ये टीसीएस को लाए, तो ये नहीं कह सकते कि ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होगा तभी लाए होंगे कि भाई टीसीएस को लाते हैं शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन लाने के बाद नहीं, इन्होंने पहले सोचा वाले ने, कि अरे हाँ। पहले वाले ने, सिफी ने इतने बड़े लेवल पे करप्शन किया कि लैब की लैब बुक हो गई, पेपर पहले बाहर आ गए, 2-2 बार एग्जाम कराना पड़ रहा था। उसके बावजूद भी इन्होंने बदलने के लिए भी कैंपेन चला था, आपको नहीं पता हो, इसके लिए भी प्रोटेस्ट हुआ था कि अब सिफी को चेंज करो, टीसीएस को लाओ। अब ये हो गया है, सरकार में कुछ चेंज कराने पड़ते हैं तो जनता को प्लानिंग करके देनी पड़ती है कि ऐसा करो। तो ये तो सिफी से ही करा रहे थे। सिफी में जब इतने बड़े लेवल पे करप्शन हुआ और आज भी वो लोग बाहर घूम रहे हैं ऐसा करके, तभी तो बढ़ावा मिला। करप्शन को बढ़ावा मिलता कैसे, गलत कैसे करता है एक बच्चा, चोर कैसे बनता है? पहले 2 रुपए चुरा के लाता है, माँ बाप बढ़ावा दे देते हैं, कुछ नहीं कहते, कल को 4 लाता है, 5 लाता है। ऐसे ही तो करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, क्राइम को बढ़ावा मिल रहा है। क्या आज पेपर लीक नहीं हो रहे? अभी आरआरबी एनटीपीसी का आया है कि पेपर लीक हो रहे हैं, कोई दूसरा बंदा पेपर में बैठ रहा है। ऑनलाइन आने से तो ये चीजें और बढ़ गई। पहले तो एक बंदे को पेपर आउट होता था तो वो अपने मौसी के लड़के, चाचा के लड़के को ही बता पाता था। अब तो सीधे ग्रुपों में शेयर हो जाता है अगर पेपर आउट हो तो। सही बात है।
तो अब ये बताइए, पहली समस्या का आपने बताया कि भाई क्या उपाय हो सकता है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि सरकार को अगर ध्यान देना है इसमें कि जो एग्जाम होने में देरी हो रही है और रिजल्ट आने में देरी हो रही है, इसके लिए आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा सरकार ध्यान दे, अगर वहां स्टाफ बेहतर कर ले, स्टाफ बढ़ा ले, तो ये चीजें सुधारी जा सकती है। बिल्कुल स्टाफ बढ़ा ले, सुधारी जा सकती है। और हमारा तो अब ये मांग है कि भाई आप एक मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाओ जिसका दायित्व हो कि वो एसएससी यूपीएससी सबसे, रेलवे से सबसे सही तरीके से एग्जाम कराए। लेकिन जहां तक जो लग रहा है कि सरकार की आगे की मंशा को देखते हुए, कि जैसे आप देख रहे हैं लेटरल एंट्री आ गई, उससे यूपीएससी वालों का भविष्य खतरे में, प्राइवेटाइजेशन से रेलवे वालों का भविष्य खतरे में कि रेलवे में नौकरी मिलेगी। तो क्या पता सरकार इस दायित्व से फ्री होना ही चाह रही हो, इसलिए अभी चेंजेस ना कर रही हो। एसएससी में भ्रष्टाचार से बच्चा परेशान है। बैंकों का विलयकरण हो ही रहा है, आपस में मिलाई जा रही है, बैंक प्राइवेट हो रही है कुछ, वहां से बैंक वाले बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। तो अब आगे पता नहीं है कि सरकार की क्या मंशा है। तो इसीलिए हम लोग ध्यान दिलाना चाह रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, युवा परेशान है, मोदी जी ध्यान दो, बता तो दो कि मन में क्या है और क्या करोगे। ये मेन बात। अच्छा, ये बताइए, ये तो हो गई एसएससी की बात। जो राज्यों के चयन आयोग है, वहां से भी कई लोग, जब मैंने आज दोपहर में शो किया तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ यूट्यूब पर, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने लिखकर भेजा कि सर यूपी में भी जो चयन होना है उसमें देरी हो रही है, राजस्थान में भी यही हाल है, तो वहां ये क्यों चल रहा है, उसको कैसे सुधार सकते सब वही मैं कह रहा हूँ कि अब केंद्र सरकार, आप बताइए, कोरोना काल में दिक्कतें आई तो मोदी जी ने सारे मुख्यमंत्री की बैठक ली जब इमरजेंसी मामला था। अभी रोजगार इमरजेंसी है, मोदी जी एक बैठक लें सारे मुख्यमंत्रियों की और उनसे करें रोजगार पे चर्चा। क्या इतना वक्त नहीं है कि 10 मिनट रोजगार पे चर्चा की जाए? आज मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ कि हमारा ऐसा नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ ही है। आज संजय सिंह ने रोजगार, मोदी जी रोजगार दो हमारे ट्रेंड को सपोर्ट किया, तो मैंने उनको भी रिट्वीट करके कहा कि पहले तुम डीएसएसबी वाली 2014 की वैकेंसी तो क्लियर करो, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा केंद्र सरकार आगे हैं। बढ़ेगी तब तो मामला बनेगा आगे। तो यहाँ आरोप लगाने के लिए तो सब बैठे हैं। अभी और पार्टियां भी आके आरोप लगा देंगी, लेकिन जिन पार्टियों की राजस्थान में सरकार है और जगह सरकार है, तब आप नहीं देख पा रहे वहां पे। वहां भी तो आंदोलन चल रहा है, 3 राज्यों में भी, गुजरात, राजस्थान और यूपी में आंदोलन चल रहा है बेरोजगारी को लेकर के। लोग बैठे हैं सड़कों पे, नर्स नर्स लोग बैठी हुई है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, मेरा स्टाइल अपना इंग्लिश बोलने का, तो माफ कीजिएगा। तो आप देखिए ना कि हर जगह ही दिक्कत है। आज आप एम्स में जाइए, 6 महीने तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, तो वहां भी लोगों की कमी है। तो हमने जो मोदी रोजगार दो ट्रेंड चलाया उसमें यही कहा कि मोदी जी रोजगार पे बात करो कि लोगों को कहाँ कहाँ नौकरी दी जा सकती है। और ये मोदी जी का एक बहुत छोटा सा काम है। मोदी जी इतनी बड़ी तोप है, आप देखिए। आज आप कह रहे थे ना, या लोग भी कहते हैं, आपको मालूम होगा, मैं थोड़ी सी कुछ पॉलिटिकल बातें होंगी बट वो लोगों को समझाने के लिए कि जब हमारे देश की सेना स्ट्राइक करती है तो मोदी है तो मुमकिन है। क्रेडिट कौन लेते हैं? मोदी जी लेते हैं। कुछ भी होता है तो क्रेडिट कौन लेते हैं? मोदी जी लेते हैं। कुछ नया बिल आएगा, कुछ होगा, क्रेडिट कौन लेंगे? मोदी जी लेंगे। आपने सुना कि पूरी सरकार को दिया जा रहा है, भारत सरकार को दिया जा रहा है, भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है कि ये आइडिया किसका था। हर बात का जब भी कुछ अच्छा होता है तो मोदी जी कैमरा लेके तुरंत इंटरव्यू देने लगते हैं। अब अगर बेरोजगारी की समस्या के लिए लोगों को कह दिया तो लोग हमें ये कह रहे हैं कि आप किसी से कैसे कह सकते हो। अरे ये भी तो देश का इतना बड़ा मुद्दा है। आप देखिए, एक सिंगर ने जरा सा ट्वीट कर दिया, देश हिल गया, और मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगेंडा। और अभी 5 मिलियन से ज्यादा युवा ट्वीट कर चुका है और सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है कि इस पे जरा सा भी बोला जाए। मैं देख रहा हूँ 20-20 हजार ट्वीट को, 20-20 हजार जिन लोगों ने ट्वीट किया है उनको हमारे देश की मीडिया दिखा रही है, देखिए इतना बड़ा, और उसके जस्ट नीचे ही उनको 5 मिलियन वाले ट्वीट नहीं दिख रहा। तो कमाल की अनदेखी है। और फिर आवाज उठा लो तो आवाज उठाना गलत हो गया, डर हो गया। किस बात का डर है? अगर सच के खिलाफ लड़ाई है तो इसमें डर किसका है? हमारी जीत होगी। नहीं, इसमें डरने की क्या बात है, नौकरी मांग रहे हैं, इसमें डरने की क्या बात है भाई। और मुझे नहीं लगता कि लेकिन जो नरेंद्र भी मीडिया मोदी वाला जी, आता है, आप अकेले को छोड़ के अभी तक मैंने जितनी भी इंटरव्यू दिए हैं, तो पहला सवाल जितनी भी मीडिया में मुझसे पूछा गया, यही पूछा, आपको डर नहीं लगता है? वो ही पूछता जिसको डर खुद लगता है। सही सबने बात है, यही इसमें पूछा है। डरने की क्या बात है भाई। नौकरी मांग रहे हैं, तो अपनी सरकार प्रॉब्लम, से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और देखिए, और फिर किसी सरकार भी चीज से अपने नहीं पास से डरना नहीं चाहिए। दे जो रही लोग है। आपसे भी, और जो लोग आपसे भी पूछ रहे हैं कि भाई आप मोदी रोजगार दो क्यों ट्रेंड करा रहे हैं, उसका जवाब देने में आपको भी गुरेज नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, किसी नहीं, के मन में कोई सवाल गुरेज आ की, रहा है, आप वो पूछ रहा है, इसमें क्या बुराई है। मैं क्या ये पूछ रहा बुराई है? हूँ, अच्छा मैं बिल्कुल अभी सही। देख रहा हूँ आप मोदी जी को बड़े सम्मान से बुला रहे हैं, मोदी जी, और आप उनको तोप भी मानते हैं। और मैं जितना आपको सुन रहा हूं, मुझे लग रहा है कि आपको नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए आप बहुत उनसे कह ज्यादा, रहे हैं कि बिल्कुल आप कीजिए। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने भाई सही यही बात की। आदमी कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं कृषि कानून पे बहुत चर्चा कर रहा था, अलग अलग लॉ जो उसके सेगमेंट्स थे उनसे बात करके, कि भाई
ये इसमें अच्छा है, बुरा है, सरकार क्या अच्छा कर सकती है, बुरा कर सकती है। तो मैंने एक चीज कही थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई उसमें भी लोगों ने ये बात कही कि अगर ये कानून अभी नहीं आया ना नरेंद्र मोदी के रहते, तो शायद कभी नहीं आएगा, क्योंकि पॉलिटिकल विल जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं वो और लोग नहीं दिखा पाते, बहुत सारा नफा नुकसान उसमें चेक होने लगता है। तो आपकी सच्चाई उम्मीद भी मैं देखो, मानता हूं। जो चीजें वो ले आए वो नहीं की जा सकती। मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगा, 370 को हटाना मुझे नहीं लगता शायद इतनी जल्दी किसी के बस की बात थी। तो कुछ चीजें जो उन्होंने की जो कोई नहीं कर सकता था, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे पिताजी बाहर रोज युद्ध जीत के आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम हाँ, करके आ रहे हैं, बट घर में बच्चे भूखे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो नहीं नहीं कुछ बिल्कुल, चीजों की देखिए प्रायोरिटी तो सरकारों की गलतियां नहीं गिनाएंगे तो सरकारें चलेंगी कैसे? कोई कैसे सरकार चलेंगी भाई। परफेक्ट नहीं होती, कोई और हम टीचर फैन परफेक्ट थोड़ी, नहीं मैं होता, कोई यही लोगों को पत्रकार भी कहता परफेक्ट नहीं हूँ, होता। मैं यही लोगों को कहता हूँ कि सरकार का फैन नहीं बना जा सकता। आपको फैन बनना है, शाहरुख खान का बनिए, दीपिका का बनिए, आप उसकी गलती मत देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप मोदी जी की गलतियां नहीं देखेंगे, सिर्फ उनकी तारीफ करेंगे गलत चीजों पे भी, तो इससे देश पे फर्क पड़ रहा है, इससे नेशन बिल्डिंग पे फर्क पड़ रहा है। तो मैं मोदी जी का फैन नहीं हूं, मैं उनकी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करूंगा, और जहां खराब होगी, जहां दिक्कत लगेगी अब मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूं। आप बताइए मैं किस बेसिस पे बच्चों को पढ़ाऊं? रात रात में 3-3 बजे जग के मैं वीडियो बनाता हूं, मैंने पूरा मैथ्स फ्री पढ़ा दिया यूट्यूब पे, इसलिए कि बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब उन बच्चों को मैं अगर जॉब भी ना दिला पाऊं या जॉब नहीं मिली, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, मेरा काम व्यर्थ है, मेरा काम डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो मैं क्या करूं? सही बात।